हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम मधु है। मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। इसीलिए मैं जब भी उनके सामने जाती हूँ वह मुझे गाली देने लगते हैं। मेरी माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्कूल में भर्ती कर दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी विनती को देखकर मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फेल होती गई। इसी तरह 2 साल एक ही क्लास में पढ़े, यानी इसी तरह रो रो कर हाई स्कूल पास कर लिया। मैंने माँ से बोला, माँ मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही इतना पढ़ चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। तो माँ बोली, फिर पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसीलिए देखो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। माँ की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़ियाओं से खेलती आ रही थी और कौन मुझसे शादी करेगा, मैंने जानना चाहा। माँ बोली, रमेश चाय वाले से। बस यही बात मेरी और मेरे पापा के बीच नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर उल्टा लेट कर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने का दुख नहीं हो रहा था जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था इतने सालों के बाद भी मैं अपने पिता के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। इकलौती संतान होने के बावजूद उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी नरम नहीं हुआ। एक माँ ही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं क्यों अपने पिता के फैसले पर अपना जीवन व्यतीत करूं। सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ ही ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने माँ से आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाए और प्यार करती रही। आखिर में वह भी बेबस थी, मेरे लिए भला और क्या कर सकती। तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़ी हुई, उसके लिए तो पैसों की जरूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। फिर अगले दिन वह अपनी अंगूठी निकाल रही थी और गौर से देख रही थी कि तभी सीमा आंटी आ गई। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और पेशे से नर्स थी। क्या हुआ सुनीता, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। मधु को कॉलेज में दाखिला लेना है, इसलिए मैं अंगूठी बेचने के बारे में सोच रही हूँ। सीमा आंटी ने कहा, इसको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दो, मैं वहीं होती हूँ। फ्री एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे। कोर्स के दौरान मेरी माँ खुश हो गई। पहले तो पापा नहीं माने, फिर जब माँ ने बताया कि पैसे भी मिलेंगे तो वह तैयार हो गए। मैं दूसरे ही दिन सीमा आंटी के साथ अस्पताल चली गई। सीमा आंटी ने एडमिशन करवाया और सबसे मिलवाकर खुद वापस चली गई। पहले दिन तो ठीक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन पढ़ाई शुरू हुई और उसके बाद रुकी नहीं। पहले साल तो मेरा पढ़ाई में बीत गया, लेकिन दूसरा साल से मेरी परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसीलिए जब टांके खून की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कई बार तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो गई थी, मगर मेरे साथियों ने मुझे कोर्स पूरा करा ही छोड़ा था। इसी दौरान मैं सिर्फ देखती रह जाती थी और जब सब कुछ करने की मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगने लगता है और हर तरफ खून ही खून नजर आता। खैर, किसी तरह मेरी नर्सिंग की भी पढ़ाई पूरी हुई। अब मेरी माँ शादी करना चाहती थी। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसों ने पिताजी के अंदर काफ़ी नई उम्मीद जगा दी थी। अब वह मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की एक भी ना चलने दी। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा होता जा रहा था, इसीलिए मैं उन्हें चुपचाप अपनी मर्जी करते देख रही थी। पापा ने मेरी जॉब करवा दी। एक थोड़े पास में ही अस्पताल था, वहाँ लगवा दिया। सुबह जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और खुद मुझे बाइक पर बिठाकर अस्पताल छोड़ आ गए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार कहीं गई थी। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस पल में कितनी खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का वह पहला पल था जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। अस्पताल में पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपने अपार्टमेंट लेटर की पुष्टि के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लग गई।
जहाँ लोगों की बस एंट्री करनी और फॉर्म भरने थे, जो मेरे लिए बहुत कुछ मुश्किल नहीं था। इसीलिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया और छुट्टी के बाद घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बहुत सारे पकवान बने थे, जो शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 3-4 बार ही खाए होंगे। मेरी माँ भी खुश थी, लेकिन उन्होंने मेरी शादी की चिंता सता रही थी, जो खुलकर जाहिर नहीं कर सकती थी। खैर, उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्स मौजूद थी, जो अपना काम करने के लिए उधर उधर भागती रहती थी। इसीलिए यह मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने के बाद शुरू हुआ। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया, जो बहुत उचित था, और वह पिताजी की सभी शर्तें पूरी करने को तैयार भी थे, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि मेरे वेतन का 1/3 हिस्सा मेरे माता पिता को मिलेगा और 1/4 हिस्सा मेरे पति को। उन्होंने वह मान लिया और उन्होंने 15 दिन में मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका था, तो मैं और 15 दिन की छुट्टी बढ़ा दी। शुरुआत में मेरे लिए ससुर वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हैं तो भी आपको पगार मिलती है। इसीलिए मुझे पगार मिला। शर्त के मुताबिक मैं पगार में से आधे से ज़्यादा पैसे पिताजी को दे दिए और 1/4 पति को सौंप दिए। जब मैं अपनी पगार पति को दी तो मैं उनके चेहरे के भाव को बदलता देखा था, लेकिन शर्त यही थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कर सकती थी। पति ने वह पैसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिए और घर से बाहर निकल गया। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब यह कयामत मुझ पर आएगी या तब आएगी, लेकिन शुक्र है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। 1 आध हफ्ते तक मेरे पति भी मुझसे नाराज़ रहे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह अपने आप ठीक हो गए। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, इसीलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर वहाँ वही पुरानी दिनचर्या चलती रही। मैं दूसरी नर्सों से बात करके घर लौट आई थी। उनमें से कई मेरे साथ नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए उन्हें पता था कि मैं खून खराबे से कितनी डरती हूँ। जब भी ऐसा वैसा काम होता तो वह आगे बढ़ जाती हो और मेरे लिए उनकी शुक्रगुजार हो जाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। ससुराल वाले भी मुझे अच्छा व्यवहार करते थे। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी सिवाय महीने की पगार को, जब भी मुझे गलत तरीके से बांटना पड़ता था। 2-4 महीने तक जब मैं ऐसे ही बांटती रही तो मेरे पति 1-2 हफ्ते तक मुझसे नाराज़ रहते, लेकिन फिर अपने आप ही सही हो जाता। लेकिन जब 5वें महीने में भी यही स्थिति रही तो मेरे पति का संयम अपनी सीमा पर पहुंच गया और वह पूरी पगार मुझसे छीन कर घर से बाहर चला गया। मैं उसके भयंकर रूप को देखते हुए पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे पति का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा हो गया। वह मेरे लिए बहुत सारे फल और क्या कुछ लेकर घर आ गए थे, लेकिन मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका यह रवैया था और दूसरी तरफ से मुझे अपने पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे पिताजी का प्यार दिया था, लेकिन अब मैंने अपने पति की इस जिद की वजह से वह रिश्ता खोने वाली नहीं थी। मेरे पापा भी मजदूरी छोड़ चुके थे, इसीलिए मेरे पैसों से उनका घर चल रहा था। रात को मैंने पति के पास बैठे हुए कहा, देखो तुम्हारी अभी भी एक दुकान है। मेरे आने से पहले तुम्हारा सारा कुछ तो वहीं से चला था ना, लेकिन पापा बूढ़े हो गए हैं, वह मजदूरी नहीं कर सकते, और तो और उनकी कोई औलाद भी नहीं है जो उन्हें कमा कर खिला सके। आप अपनी शर्तों पर कायम रहना। तुम्हारे पिताजी लालची हैं, बेटी की शादी करने के बाद भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर अभी आपने सारे पैसे रख लिए तो पापा क्या सोचेंगे। यह कहते हुए मैं बेहोश हो गई और पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति तो बहुत खुश हुए, लेकिन इस शाम पिताजी भी मुझसे पैसे न मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए। कहने लगे, देखो मैंने अपनी बेटी की शादी इसी शर्त पर तुमसे की थी कि तनख्वाह के 3 हिस्से मेरा होगा और 4था हिस्सा तुम्हारा होगा। जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला,
मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसीलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार हड़प ली। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं इस घर से निकली तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। इसी प्रकार यदि मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित हो जाऊं। यह सोचकर मैं अपने पिता के साथ चली और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जो कहेंगे वह सच कर देंगे, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ थे एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वह उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि घर जाकर माँ के गले लगकर फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मैं अपने पिता के साथ बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रही। पगार आने पर माँ के हाथ में ही सारे पैसे दे देती। धीरे धीरे समय के साथ मेरे दिल के जख्म नहीं भरे। अस्पताल में भी अपना काम खुद करती थी, बिना डरे मरीज के खूनों में हाथ डुबोने लगती। जब लोग मुझे हैरानी से देखते हैं कि मधु को क्या हुआ है, मेरे पिता ने मेरी शादी फिर से एक बुरे आदमी से करवा दी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथ से दवाई ला कर दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैं अपनी मम्मी पापा को साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और यह भी कह दिया था कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी खुश हुए थे। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी, और तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है। लेकिन पिछले अनुभव ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि कितना भी लंबा सफ़र मैं अकेले तय कर सकती थी। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। सबसे पहले दिन उनको वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले दिन मेरी ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वह मैं ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए कल्पना नाम की एक नई डॉक्टर ने चुना है, इसीलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर कल्पना की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में वह मुझे दिखाई दे तो मैं वहीं खुद जाकर उनसे कह, देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं ड्यूटी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं मधु, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा, डॉक्टर कल्पना ने गर्व से कहा। मुझे काम आता ही नहीं। मैं डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैंने उन्हें इस काम को ना करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उन्हें अपनी दोनों शादियों के बारे में बताया और यह भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा या साया किसी औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरे दिल की तकलीफ हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर कल्पना मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसीलिए कुछ देर बाद जब उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक, आपको मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही नर्स हो। मैं अब ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल
काम ना करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गायनी वार्ड में गई। कल्पना डॉक्टर मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे के बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सॉल्व कर दिया। मैं वहाँ से गार्ड वगैरह हटा दिया और अब मैं पूरे दिन फ्री रहती। इस तरह कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। तो शादी के बाद जब डॉक्टर कल्पना की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने के से साफ इनकार कर दिया। मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं करूँगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मेरा मना करने पर भी एक न सुनी और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर दीवारों पर हर तरफ शीशे लगा दिए। फिर मुझे बेड पर लेटा दिया। मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे काम इस तरह से करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत ज़िद की मुझसे ना करवाया जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया तो मैं भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर के शीशों से काम करते हुए देख रही थी और उन्हीं चीज़ों के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और समझाती रही कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वह एक नेक महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझे बड़ी विनम्रता से बात की और आखिरकार 2 घंटे की अथक परिश्रम के बाद में डॉक्टर कल्पना की प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ मैं डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैं कमरे की सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने मुझे उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोद में दिया। मैं चौंक गई। मेरी हैरानी देखकर वह मुस्कुराई और बोली, जब मैंने पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर ने मुझे तुमसे दूर रहने का कहा था। तुम बहुत मानूस हो वगैरह, तो सब ने यही बोलकर रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे ही दूर रहूं। लेकिन मेरी यह सोच और विचार नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई, तभी मैं सोच लिया था कि आने वाले दिनों में तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी, कोई और नहीं, बल्कि मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फैसला किया था। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लो। जब मैं यहाँ सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज से यह बेटी तुम्हारी और तुम इसकी माँ। इतनी देर में डॉक्टर कल्पना के पति भी आ गए। उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेर कर आश्वासन दिया कि यह लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरे चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे। भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी भी दुख को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देते हैं। जैसे मेरी प्यारी बेटी अंशिका के रूप में मेरे दुखों का निवारण हो गया था। मैं डॉक्टर कल्पना की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद बिना किसी डर के डॉक्टर के साथ सभी डिलीवरी आराम से कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं थकती। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टोरी को लेकर जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।